भैरवनाथ कहता है, वो लड़की। युवराज कहता है, लेकिन सुहानी उस साई को कैसे रोक सकती है? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता और किसी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, उस साई को कैसे खत्म करना है ये सिर्फ वो लड़की जानती है, और उसे ये शक्तियां कहां से मिली ये भी वही बता सकती है। युवराज को निशा की बात याद आ जाती है। निशा ने कहा था कि सुहानी को अब उसके बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। युवराज अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं था, इसीलिए वो ये बात भैरवनाथ को नहीं बताता। युवराज इन्हीं सोच में डूबा हुआ था। तभी भैरवनाथ उससे कहता है, क्या हुआ युवराज, तुम क्या सोच रहे हो? युवराज बात को छिपाते हुए कहता है, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर डैड ने लालच ना किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। भैरवनाथ युवराज की बात से सहमत नहीं था। वो फौरन कहता है, नहीं युवराज, अगर यशवंत ने लालच नहीं किया होता तब भी तुम यहीं खड़े होते। युवराज कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे याद है उस रात डैड ही मुझे उस विशिंग वेल के पास लेकर गए थे और उस रात से ही ये सब शुरू हुआ है। भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, नहीं युवराज, जो तुम जानते हो वो आधा सच है। अगर यशवंत उस रात तुम्हें वहां लेकर नहीं जाता तो भी वो शायद तुम तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। युवराज हैरानी से भैरवनाथ को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरवनाथ आखिर कह क्या रहा है। भैरवनाथ युवराज के चेहरे को देखकर उसके मन की बात समझ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस साई ने तुम्हें ही क्यों चुना? युवराज बिना कुछ सोचे जवाब देता है, क्योंकि मेरे डैड खुद मुझे उसके पास लेकर गए थे। भैरवनाथ युवराज की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं, बात ये नहीं थी। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, तो क्या बात थी? भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, बात सिर्फ यशवंत के लालच की नहीं है, तुम अलग हो। तुम में कुछ ऐसा है जो वो चाहता है। तुम्हें लगता है कि यशवंत तुम्हें उसके पास लेकर गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने खुद तुम्हें चुना है। युवराज फौरन कहता है, लेकिन मुझ में ऐसा क्या है कि उसने मुझे चुना? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता। वो खुद भी पूरी बात ठीक से नहीं जानता था, इसलिए वो कुछ भी कहने से बच रहा था। युवराज अपनी बात दोहराते हुए कहता है, ये सब डैड की वजह से ही हुआ है। अगर वो मुझे उसके पास नहीं लेकर जाते तो ये कभी नहीं होता। भैरवनाथ कहता है, मुझे लगता है उस साई ने तुम्हें ढूंढा है और ऐसी परिस्थिति बनाई कि तुम खुद उसके पास जाकर उसे आजाद करो। कैसे ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोई तो बात है जो हमसे छिपी हुई है और वो बात सिर्फ यशवंत जानता है। युवराज भैरवनाथ की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो आज तक अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने डैड को ही मानता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि पूरी गलती उसके डैड की नहीं थी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो यशवंत उससे सालों से छुपाते आ रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है। युवराज अपनी सोच में डूबा ही था, तभी भैरवनाथ आगे कहता है, युवराज, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अगर इन 6 महीनों में तुम खुद को उससे आजाद नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देगी और तुम्हारी बलि से मिलने वाली अपार शक्ति से वो अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगी। तुम्हें जल्द से जल्द उस श्राप से मुक्त होना ही होगा। भैरवनाथ की बात पूरी होते ही युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद भैरवनाथ फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। अगली सुबह सेंट थॉमस कॉलेज में सन्नाटा फैला था। इस खामोशी की वजह वहां हो रहा एग्जाम था। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में बैठकर सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे थे। एग्जाम खत्म होने में बस आधा घंटा बाकी था। युवराज अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ काम कर रहा था। पहले तो युवराज हफ्ते में सिर्फ 1 दिन क्लास लेने के लिए कॉलेज आया करता था,
लेकिन सुहानी के आने के बाद अब युवराज रोज ही कॉलेज आता था और अपने ऑफिस का काम भी कॉलेज में ही पूरा कर लिया करता था। युवराज अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सुहानी के आसपास ही रहना चाहता था, जिससे वो सुहानी के बारे में और कुछ जान सके और साथ ही उसे प्रोटेक्ट कर सके। यशवंत दीवान के अरेस्ट होने के बाद अब युवराज कॉलेज का प्रोफेसर होने के साथ साथ वहाँ का ट्रस्टी भी बन गया था। कॉलेज का ये सन्नाटा पुलिस की सायरन की आवाज से टूट जाता है। माहौल शांत होने की वजह से सायरन की आवाज पूरे कॉलेज में गूंजने लगती है। एक पुलिस कार कॉलेज गेट के अंदर आकर रुकती है। कार से अर्नब और गोपाल बाहर निकलते हैं। अर्नब की हालत अभी ठीक नहीं लग रही थी। उसके दाएं हाथ की हथेली पर एक मोटी सी पट्टी बंधी थी और उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर कुछ चोट और कुछ गहरे खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अर्नब पर बेरहमी से हमला किया है। उसके जख्म बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे कल के ही हों। इतने जख्म होने के बाद भी अर्नब के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। और देखा जाए तो ये अर्नब की जीत ही तो थी। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया था, वो काम अर्नब ने कर दिखाया था। उसने युवराज दीवान को हराया था और वो युवराज को उसकी हार का एहसास कराने ही यहाँ आया था। गोपाल अर्नब के साथ ही वहाँ आया था। गोपाल के शरीर पर भी एक दो चोट के निशान दिख रहे थे, लेकिन चोट से ज्यादा उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। अर्नब कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाता है और सीधा युवराज के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। अर्नब बिना नॉक किए युवराज के ऑफिस में चला जाता है। गार्ड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नब को रोक पाना उसके बस का नहीं था। युवराज ऑफिस में बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी अर्नब वहां आता है और युवराज के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अर्नब की इस बदतमीजी के बाद भी युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है। अर्नब के पास खड़ा गोपाल ये सब देख रहा था। अर्नब ने सोचा था कि उसकी इस हरकत से युवराज गुस्से से लाल हो जाएगा, लेकिन युवराज को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अर्नब कहता है, क्या हुआ मिस्टर युवराज दीवान? आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? अब जाकर युवराज लैपटॉप से अपनी नजर हटाता है और अर्नब की तरफ देखता है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, एएसपी सिंह, क्या आपको पता है कि इस कॉलेज के पास ही मेरा एक स्कूल भी है? अर्नब कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? युवराज कहता है, आई थिंक आपको वहाँ कुछ दिन जरूर जाना चाहिए। अर्नब को युवराज की बात समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन क्यों? युवराज अर्नब की आंखों में देखते हुए कहता है, वहाँ केजी क्लास के बच्चों में भी ये मैनर है कि किसी के रूम में एंटर करने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं। युवराज की ये बात अर्नब को किसी तीर की तरह लगती है। अर्नब का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। वो भी युवराज की इंसल्ट करने की इंटेंशन से कहता है, पुलिस वाले किसी क्रिमिनल से कब से परमिशन लेने लगे? युवराज अनजान बनते हुए कहता है, यहाँ क्रिमिनल कौन है? अर्नब डेविल स्माइल के साथ कहता है, आपके डैड। मेरा मतलब है आपके डैड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट हो चुके हैं, तो उन्हें क्रिमिनल कहा जा सकता है और आप उन्हीं के बेटे हैं, तो जाहिर है आप भी इन सब में इन्वॉल्व होंगे। अर्नब के मुंह से अपने डैड के लिए क्रिमिनल वर्ड सुनकर युवराज को गुस्सा आने लगता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, एएसपी सिंह, मुझे लगता था कि आप पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, तभी आईपीएस ऑफिसर बन पाए हैं, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। आपका क्राइम और क्रिमिनल को लेकर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अर्नब गुस्से में अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज में कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी अपने डैड की तरह इन्हीं इलीगल काम में लगे हुए हो। आज जैसे तुम्हारे डैड को अंदर किया है ना, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन जेल के अंदर डालकर ही रहूंगा। युवराज बिल्कुल आराम से कहता है, ठीक है,
फिर जब आपके पास कोई ढंग का सबूत हो तो यहाँ मुझे अरेस्ट करने आ जाना। आई विल वेट फॉर यू। युवराज को इस कंडीशन में भी इतना काम देखकर अर्नव अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यशवंत दीवान के अरेस्ट हो जाने के बाद भी युवराज इतना शांत कैसे बैठा है। अर्नव को खामोश देखकर युवराज आगे कहता है, एएसपी सिंह, इफ यू डोंट माइंड, मुझे बहुत काम है। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आप जा सकते हैं। युवराज का एक एक शब्द अर्नव के गुस्से को बढ़ा रहा था। अर्नव गुस्से में लाल होकर कहता है, युवराज दीवान, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। ये कहते हुए अर्नव युवराज के ऑफिस से बाहर जाने लगता है। जैसे ही अर्नव दरवाजे की तरफ 2-3 कदम बढ़ाता है, अर्नव का मोबाइल बजता है। वो अपने मोबाइल स्क्रीन को देखता है। अर्नव के पास उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था जिसने उसे उन हॉस्टेजेस की सारी इंफॉर्मेशन दी थी। उस कॉलर की मदद के बिना अर्नव इस केस को कभी सॉल्व नहीं कर सकता था। अर्नव उस कॉल को आंसर करते हुए कहता है, हेलो। सामने से कोई जवाब नहीं आता। अर्नव कई बार फोन पर हेलो हेलो बोलता है, लेकिन आज उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब अर्नव अपनी आवाज ऊंची करके हेलो कहता है तो उसे पीछे एक मोबाइल से खुद की आवाज सुनाई देती है। अचानक से अर्नव शांत हो जाता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। अर्नव युवराज की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि युवराज अपनी जगह पर बैठा था और उसके हाथ में एक मोबाइल था। जैसे ही अर्नव की नजर युवराज के मोबाइल पर जाती है, युवराज मोबाइल स्क्रीन अर्नव की तरफ कर देता है। अर्नव देखता है कि युवराज के मोबाइल पर अर्नव का ही नंबर था। साथ ही मोबाइल का स्पीकर ऑन था। ये देखकर अर्नव हैरान रह जाता है। अर्नव इस वक्त जो देख रहा था उस पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अर्नव युवराज से कहता है, ये नहीं हो सकता। युवराज अर्नव की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से अपनी चेयर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में जो ईगो था वो अर्नव को शर्मिंदा कर रहा था। अर्नव हैरानी के साथ युवराज से कहता है, तुमने खुद अपने डैड को अरेस्ट करवा दिया। अर्नव सदमे में युवराज के सामने खड़ा था। अब वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। अर्नव ये जानकर हैरान था कि अपनी जिस जीत की वजह से वो फूले नहीं समा रहा था, वो जीत उसकी थी ही नहीं। ये सब युवराज ने किया था और उसने अर्नव का इस्तेमाल किया था। गोपाल भी अर्नव के पास ही खड़ा था। सच जानने के बाद वो भी सदमे में था। युवराज को उन दोनों की इस हैरानी से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ देर इसी तरह शौक में रहने के बाद अर्नव कहता है, तुम कैसे, मेरा मतलब तुम्हारे डैड। वो इससे आगे कुछ कह नहीं पाता। अर्नव की आंखों में बहुत से सवाल थे जिसे युवराज साफ साफ देख पा रहा था। उसकी हालत समझकर युवराज कहता है, आपको क्या लगता है एसीपी सिंह, रोहित आप तक कैसे पहुंचा? अब अर्नव की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। युवराज आगे कहता है, रोहित को आप तक मैंने ही पहुंचाया था। रोहित ने वो न्यूज़ भी मेरे ही कहने पर आपको दी थी, क्योंकि मैं उसे वायरल करना चाहता था। हमारे बंगले का लोकेशन भी मैंने ही आपको दिया था ताकि आप उन हॉस्टेजेस को आज़ाद कर सको। सच तो ये है कि उन लोगों को मैंने आज़ाद कराया है और आपने इस काम में मेरी मदद की है। क्या करेगा अब अर्नव? क्यों कराया युवराज ने अपने ही डैड को सलाखों के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। अर्नव के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो युवराज के सामने हारा हुआ महसूस कर रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि लोगों ने जो भी युवराज के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था। युवराज की परमिशन के बिना कोई भी उसकी फैमिली तक नहीं पहुंच सकता। वहीं गोपाल ये सब सुनकर युवराज से और भी इम्प्रेस हो गया था। गोपाल अपने मन में कहता है,
मैंने तो पहले ही एसपी सर से कहा था कि युवराज दीवान की मर्जी के बिना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात तो सुनी नहीं, आप खड़े हैं मूर्ति बन के। अर्नव खुद को संभालते हुए कहता है, तुमने अपने ही डैड को क्यों अरेस्ट करवा दिया और ये शर्त क्यों रखी कि मैं उन्हें वापस शिमला ना आने दूं? युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। अर्नव के मन में इस समय हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन वो जानता था कि युवराज उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला है। वो बिना कुछ कहे ही युवराज के ऑफिस से बाहर चला जाता है। अर्नव के बाहर जाते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जो चेहरा अभी एटीट्यूड और प्राउड से भरा था, अब वो बिल्कुल शांत हो गया था। युवराज की आंखों में अब वो दर्द दिख रहा था जिसे उसने कब से छुपा कर रखा था। युवराज उस बंद कमरे में खुद से कहता है, सॉरी डैड, आपको यहाँ से दूर रखने का और कोई तरीका नहीं था। वो अब और भी खतरनाक होता जा रहा है और यहाँ आपकी जान को खतरा था। कुछ देर रुककर वो आगे कहता है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए, फिर मैं आपको वहां से निकाल लूंगा, लेकिन इस वक्त आपके लिए शहर से बाहर रहना ही सेफ है। इधर युवराज के ऑफिस से बाहर आने के बाद अर्नव कुछ देर तक कॉलेज के हॉल में ही खड़ा रहता है। युवराज से मिलकर अर्नव बहुत परेशान हो गया था और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसका दिमाग शांत होता है और वो उस केस की एक और सस्पेक्ट पद्मिनी सिंघानिया को ढूंढने लगता है। लेकिन पद्मिनी कॉलेज में नहीं थी, इसलिए अर्नव को यहाँ भी निराश होना पड़ता है। पद्मिनी के ना मिलने पर अर्नव वापस जाने के लिए कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कॉलेज स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देकर जा रहे थे। उसी भीड़ के बीच अर्नव भी गोपाल के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से वहां भगदड़ मच जाती है। ये देखकर अर्नव अलर्ट हो जाता है। अगले ही पल कॉलेज ग्राउंड में एक कार बड़ी तेजी से चलती हुई आती है। वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उस कार से डरकर स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। वो कार फुल स्पीड में इधर उधर जा रही थी। अर्नव सभी स्टूडेंट्स से वहां से दूर हटने के लिए कहता है। उस भगदड़ को देखकर युवराज भी ग्राउंड की तरफ ही जा रहा था। तभी वो देखता है कि वो कार एक लड़की की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये देखकर युवराज की सांसें रुक जाती हैं कि वो लड़की सुहानी थी। युवराज बिना एक पल गवाए तेजी से सुहानी की तरफ भागता है। अपने सामने आ रही कार को देखकर सुहानी बहुत डर गई थी। वो कार सीधे सुहानी की तरफ नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो टेढ़े मेढ़े तरीके से चल रही थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। इतने में वो कार सुहानी के ठीक सामने आ जाती है। सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले वो कार सुहानी को हिट कर पाती, एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो कार जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये देखकर युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। इस बार सुहानी को बचाने वाला युवराज नहीं बल्कि अर्नव था। युवराज सुहानी और अर्नव से कुछ ही दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। सुहानी अर्नव की बाहों में थी और अर्नव का हाथ उसकी कमर पर था। अभी सुहानी की आंखें बंद थीं, लेकिन अर्नव की नजरें सुहानी के चेहरे पर रुकी हुई थीं। अर्नव बिना पल के झपकाए सुहानी को ही देख रहा था। उसने सुहानी को पहले भी देखा था, लेकिन इतने गौर से नहीं। आज अर्नव बहुत करीब से देख पा रहा था कि सुहानी कितनी खूबसूरत है। वो चाहकर भी उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। युवराज वहां खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे अर्नव का सुहानी को इस तरह से पकड़ना और इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। युवराज के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और जलन साफ साफ दिख रही थी। सुहानी की आंखें अभी भी बंद थीं। कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि वो उस कार की टक्कर से बच गई है। वो एक चैन की सांस लेती है और अपने मन में कहती है, युवराज सर। वो सोच रही थी
कि आज फिर युवराज ने ही उसे बचाया है। ये सोचकर सुहानी अपनी आंखें खोलती है और सामने देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। उसके सामने युवराज नहीं बल्कि अर्नव था। सुहानी खुद को संभालते हुए फौरन अर्नव से अलग हो जाती है। ये देखकर युवराज को थोड़ी शांति मिलती है। सुहानी अब अर्नव के सामने अनकंफर्टेबल होकर खड़ी थी। अर्नव भी थोड़ा एम्बैरेस था क्योंकि कुछ देर पहले वो सुहानी को एकटक देखे जा रहा था। अर्नव थोड़ा हिचकिचाते हुए सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी असहज होकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अर्नव अब भी सुहानी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो बस सुहानी को ही देख रहा था और कुछ कह नहीं रहा था। अब युवराज खुद को रोक नहीं पाता। वो अर्नव और सुहानी के पास चला जाता है। वहां जाते ही युवराज सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी हाँ में सर हिला देती है। युवराज अर्नव को देखकर कहता है, थैंक्स। अर्नव युवराज के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। वो बस अपना सर हिला देता है। आज जैसे उसने युवराज के साथ बर्ताव किया था, उससे वो काफी शर्मिंदा था। जैसे ही अर्नव वहां से जाने के लिए अपनी कार की तरफ मुड़ता है, सुहानी अर्नव से कहती है, सर अब आपकी तबीयत कैसी है? अर्नव चौंकते हुए कहता है, मेरी तबीयत? सुहानी कहती है, हाँ परसों आपकी तबीयत खराब थी ना? आप हमें रोड पर अपनी गाड़ी के पास बेहोश मिले थे और आपके कानों से खून बह रहा था। युवराज सर ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अर्नव और गोपाल ये सुनकर हैरानी से सुहानी और युवराज को देखने लगते हैं। अर्नव पहले ही अपने बर्ताव से काफी शर्मिंदा था और अब उसे पता चलता है कि युवराज ने परसों रात उसकी मदद भी की थी। अर्नव अब युवराज से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। युवराज भी अर्नव से कहता है, ओह यस एएसपी सिंह, हाउ आर यू नाउ? अर्नव पोलाइटली कहता है, आई एम फाइन मिस्टर युवराज, थैंक्स फॉर द हेल्प। अर्नव अब बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसे घुटन सी हो रही थी। वो जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था। अर्नव अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर वो अपनी कार से कॉलेज से बाहर चला जाता है। युवराज, सुहानी और अर्नव में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी है जो कब से उन्हें ही देख रही है। वो वही लड़की थी जिसने उस रात अर्नव की जान बचाई थी। वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर मुझे मेरा मोहरा मिल ही गया। चलो कुछ तो फायदा हुआ उस बेवकूफ लड़के से एक्सीडेंट कराने का। रात के 3 बजे थे। हमेशा की तरह आज भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। धीमी धीमी हवाएं चल रही थीं। उन हवाओं से पत्तियों की सरसराहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक लड़का उस सुनसान सड़क पर चल रहा था। उस लड़के ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था। उस लड़के की आंखें खुली थीं, लेकिन वो पलकें नहीं झपका रहा था और ना ही उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थीं। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें खोलकर सो रहा है। वो लड़का चलते हुए विशिंग वेल के पास आ जाता है। जब वो उस कुएं के पास आता है तो वो होश में आ जाता है, जैसे उसकी नींद खुल गई हो। वो लड़का हड़बड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस जगह पर कैसे आ गया। वो लड़का डर से हकलाते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। शायद मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ। वो लड़का ये सब कह ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ये सपना नहीं है। उस आवाज को सुनकर लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। आवाज उसके पीछे से आ रही थी, लेकिन उसके पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का घबराते हुए कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? वो आवाज बड़े ही प्यार और आराम से कहती है, मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत है। लड़का कहता है, किसकी जरूरत है?
अगले ही पल वो साया उस लड़के के चेहरे के ठीक सामने आकर अपनी भयानक आवाज में कहता है, शिकार की। उस अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीच उस साए को देखकर उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। जिस साए के बारे में वो सालों से सुनता आ रहा था, वो साया अब उसके सामने था। अगले ही पल वो साया उस लड़के के गले को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है। वो लड़का डरकर हवा में ही अपने हाथ पैर मारने लगता है। उस साए की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस लड़के का दम घुट रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थी और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी। तभी उस साए की उंगलियों से नाखून निकलकर उस लड़के के गले के अंदर चले जाते हैं। उस लड़के के गले से खून निकलकर जमीन पर गिरने लगता है और वो लड़का दर्द से छटपटाने लगता है। कुछ देर तक छटपटाने के बाद वो दम तोड़ देता है और उसकी बॉडी बेजान हो जाती है। वो साया लड़के के बेजान शरीर को वहीं फेंक देता है। उस लड़के का शिकार करने के बाद उस साए की गुस्से में गुर्राने की भयानक आवाज आने लगती है और अगले ही पल एक आवाज उस सुनसान जंगल में गूंजने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मुझसे मेरे शिकार छीने हैं ना, अब तुम्हें पता चलेगा इसका अंजाम क्या होगा। उस लड़के को मैं ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। अगले ही पल सुहानी की नींद खुल जाती है और वो चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी के चीखने की आवाज से निशा की नींद भी खुल जाती है। वो हड़बड़ाते हुए सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? सुहानी आज फिर से बहुत डर गई थी। घबराहट में वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। निशा उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद सुहानी शांत होती है और निशा से कहती है, आज उसने फिर से किसी को मार दिया। ये सुनकर निशा भी सत्ते में आ जाती है। वो सुहानी से कहती है, इस बार कौन था? सुहानी जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़का था। निशा कुछ देर सुहानी को देखती रह जाती है। फिर वो खुद को और सुहानी को झूठी तसल्ली देते हुए कहती है, सुहानी ये भी तो हो सकता है ना कि ये सिर्फ सपना ही हो। तो दिन भर उस साए के बारे में सोचती रहती है, तो हो सकता है इसलिए तूने ऐसा सपना देखा हो। और कल भी तो तूने एएसपी सर पर अटैक होते हुए देखा था ना, लेकिन वो तो बिल्कुल सेफ है। सुहानी इस बारे में सोचती है। उसे निशा की बातें सही लग रही थी। उसने अर्नव पर जानलेवा हमला होते देखा था, लेकिन अर्नव तो बिल्कुल ठीक था। सुहानी खुद भी निशा की बात पर भरोसा करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका आज का ये सपना सच हो। सुहानी और निशा बिना कुछ कहे बस वहां बैठे रहते हैं। हमेशा की तरह आज भी सुहानी की खिड़की के बाहर शॉल ओढ़े कोई खड़ा था जो उसे देख रहा था। उसने सुहानी और निशा के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। उन दोनों की बात सुनकर वो आदमी खुद से कहता है, खतरा बढ़ता जा रहा है, अब मुझे उन्हें बताना ही होगा। क्या फिर से सुहानी का ये भयानक सपना सच हो जाएगा? क्या हुआ था बंगले में अर्नव के साथ? सुहानी के सपने से अलग वो जिंदा कैसे बच गया? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।